हेलो एवरीबॉडी, हॉरियन वेलकम यू ऑल टू दी चैनल पढ़ाई के मजा। तो भाई आज की इस वीडियो पे सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग हाजिर हो चुके हैं आप लोगों के सामने सभी हमारे प्यारे रामलाल का फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन का वन शॉट एक्सप्लेनेशन के साथ में जना। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार और ये चैप्टर भी होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से देख लेते हो, तो आई गारंटी दैट ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है और आप इसमें से कुछ भी नहीं भूलने वाले हो। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो को चालू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आर यू रेडी? Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. तो भाई चलिए चालू कर लेते हैं यार अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले आपके सामने आता है नो योर सिलेबस कि भैया इस चैप्टर से आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो नो योर सिलेबस में सबसे पहले रिप्रोडक्शन में आपके इस साल के लिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, जिसमें कि आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाएगा, फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एंड एड्स, यानी कि आपको कुछ STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में भी बताया जाएगा, और वुमेन हेल्थ और चाइल्ड बेयरिंग के भी बारे में इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन मज़ा भरपूर आएगा। तो चलिए भाई इंट्रोडक्शन कर लेते हैं चैप्टर का। रिप्रोडक्शन क्या है? अब जो आज के टाइम पे जितने भी आपको डेफिनेशंस पढ़ाई जाती हैं रिप्रोडक्शन की, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ कमी है। तो रिप्रोडक्शन अपने जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्यों करते हैं? सबसे पहले तो एक बात बताओ यार, रिप्रोडक्शन होता क्यों है? वाई? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, वाई रिप्रोडक्शन? सर अपने जो होता है नए ऑर्गेनिज्म, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। हाँ सही बात है, लेकिन मकसद क्या है यार इसका? मकसद क्या सेक्सुअल प्लेजर है? मकसद क्या जो होता है नए ऑर्गेनिज्म बनाना है? मकसद क्या है इसका? व्हाट मकसद? तो हमारे प्यारे प्यारे रामलाल, ऑल माई लाल बाल गोपाल, आपका जवाब होना चाहिए सर, रिप्रोडक्शन हम लोग हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे वो करते हैं टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी, टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी। मेन इसका यही मतलब है रिप्रोडक्शन का कि जो ऑर्गेनिज्म है, अब अगर मान लो ये जो हाथी है ये जब मर जाएगा तो इसका ये बच्चा इसका रिप्लेस कर देगा, इसको अर्थ पे रिप्लेस कर देगा। ये जिराफ जो है जब ये मर जाएगा तो इसका ये बच्चा इसको रिप्लेस कर देगा। ये जो औरत है ये जब मर जाएगी तो इसका ये बच्चा इसको रिप्लेस कर देगा। यानी कि किसी भी एक स्पीशीज़ की, ये जो है ये स्पीशीज़ है तो इनकी क्या है, इनकी सबकी जो होता है एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो कंटिन्यूटी बनी हुई है। ये सब कंटिन्यूअस हैं इस अर्थ के ऊपर। हाँ, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन, लेकिन इसका जो मकसद है कि जो होता है अर्थ पे कंटिन्यूटी बनी रहे। मकसद क्या है इसका? मकसद है अर्थ पे कंटिन्यूटी बनी रहे। क्या है सर मकसद? मकसद है इसका अर्थ पे कंटिन्यूटी बनी रहे। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक पार्टिकुलर स्पीशीज जो होता है वो कंटिन्यूअस रहे अर्थ के ऊपर। और एक और रोल भी होता है। क्या रोल होता है सर जी? क्या रोल होता है? वो सब भी रोल हमारा बताओ सर। पहले ये सब हटा देते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर से। रोल क्या होता है? एक और रोल है इनका रिप्रोडक्शन का कि देखो ये जो एलिफेंट है इसका कुछ कैरेक्टर है, इसके अंदर कुछ जो होता है जीन्स हैं। ये जो जिराफ है इसका कुछ कैरेक्टर है, तो ये जो कैरेक्टर है ये जिराफ में से उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होगा। अगर आपने अभी तक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन नहीं देखी है तो जनाब यहाँ पे आपको लिंक मिल रहा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, पहले जाके उसको देखो, उसके बाद में इसको समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। ह्यूमन में से उसके बच्चे में ह्यूमन का कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, हाथी का उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स भी इसमें एक मेन रोल है। और एक और रोल होता है इसका, क्या सर? कि जो होता है अगर मैं कहूँ कि अर्थ पे कंटिन्यूअसली, जैसे कि अब आज का टाइम चल रहा है तो कंटिन्यूअसली अर्थ पे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। हाँ सर, तो एनवायरनमेंट जब चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ अगर मैं इनमें और इनमें कंपेयर करूँ, इनमें और इनमें कंपेयर करूँ और इसमें कंपेयर करूँ तो होगा क्या? इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ ना कुछ क्या है? वेरिएशंस हैं। तो इनमें जो वेरिएशंस आ रही हैं वो वेरिएशंस इनको हमारे नए
क्लाइमेट में, हमारे अर्थ के नए एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने में मदद करेंगी। क्या करेंगी? इन्हीं वेरिएशंस की वजह से ये लोग जो होता है अर्थ पे सरवाइव कर पाएंगे, ये लोग अर्थ पे सरवाइव कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस भी लीड होती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज में कुछ नया ओरिजिन होता है, कभी कभार नई स्पीशीज भी बन जाती हैं। जैसे कि वेरिएशंस का एग्जांपल है, ये देखो, ये जितने भी डॉग्स हैं ये है तो डॉग्स की वैरायटी, लेकिन ये क्या है? ये सारी वैरायटी है एक, मतलब इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं। इनमें क्या क्या वेरिएशंस है? जैसे जैसे जो होता है ये इसका अलग जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर है, इसका अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, इसका अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, इसका अलग बॉडी स्ट्रक्चर है। अब सर वेरिएशन आती क्यों है? मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। अगर तुम बिना लॉजिक के पढ़ते हो मतलब तुम्हारा पढ़ना बेकार है, मत पढ़ो यार। लॉजिक मेन होता है। लॉजिक अगर तुम ढूंढ लेते हो तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया, एकदम मस्त तरीके से तुमको हर चीज़ याद हो जाएगी। लॉजिक क्या है वेरिएशन आने का? वेरिएशन आने का लॉजिक है यार कि भैया अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग क्लाइमेट है इस दुनिया पे। अब जब इस दुनिया पे अलग अलग क्लाइमेट है तो उस अलग अलग क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए बॉडी भी अलग अलग तरीके से अडेप्ट करेगी अपने आप को। तो जब बॉडी अपने आप को अलग अलग तरीके से अडेप्ट करती है उसको ही हम कहते हैं वेरिएशन का कॉज। वेरिएशन का कॉज, वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग एनवायरनमेंट पे अडेप्ट करना है, अलग अलग एनवायरनमेंट पे अलग अलग इनको चुनौतियों का सामना करना है। इससे इसका एनवायरनमेंट अलग होगा, इससे इसका एनवायरनमेंट अलग होगा। तो पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट अलग है और उन एनवायरनमेंट में इनको अडेप्ट करना है, उसकी वजह से इनमें वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये है वेरिएशन का कॉज कि भैया वेरिएशन आती क्यों है। सो इस चैप्टर में हमें मेनली दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे दूसरा है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब एक एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, फिर हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अगर आप सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करोगे इस शब्द का, क्या है भाई? एसेक्सुअल, यानी कि इसमें आ सिंगल सेक्स इन्वॉल्व है। ठीक है भाई, एक सिंगल सेक्स का पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें जो नए इंडिविजुअल बनते हैं वो सिंगल पेरेंट से बनते हैं। एक सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। यानी कि आप जब सिंगल पेरेंट है तो भाई माई फेवरेट चीज़ तो इनमें इन्वॉल्व ही नहीं है, यह है नो सेक्स, इसमें तो सेक्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है भाई, तो ये है भाई हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जरा मुझे जरा ध्यान से सोच के बताओ यार सर क्या चीज़ सोचना है? मैं कह रहा हूँ यार मेरे पास में एक ये पेरेंट है, एक ये पेरेंट सेल है। ठीक है भाई, हाँ सर एक ये पेरेंट सेल है। इससे कह रहा हूँ सर जी मैं दो जो होता है हमारी प्रोजेनी बन रही हैं, दो प्रोजेनी बन रही है। हाँ सर बन रही हैं। तो अगर ये मैं कहूँ यार कि ये प्रोजेनी कहीं ना कहीं इसी चीज़ का आधा हिस्सा है, इसी को मैं अगर आधे में आधे काट दूं तो ये जो होता है आधा इधर गया और आधा इधर गया। हाँ सर बिल्कुल, इसका ही तो आधा आधा काट दो तो इसकी प्रोजेनी बन गई। जब एक ही जो होता है ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है, एक सेक्स का ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है, तो ये जो प्रोजेनी बनी है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलियर है। बिल्कुल सिमिलियर अगर मैं कहूँ तो सिर्फ दिखने में नहीं, सिर्फ जो होता है फिजियोलॉजिकली नहीं, बल्कि जो होता है जेनेटिकली भी, फिजियोलॉजिकली भी नहीं बल्कि जेनेटिकली भी जो होता है, दोनों तरीके से ये जो स्पीशीज बनेंगी, ये जो इनके ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, ये एक दूसरे से सिमिलर होंगे। यानी कि ये अपने पेरेंट से 101%, 101% सिमिलियर होगा, 101% सिमिलियर होगा। तो यानी कि इनको हम लोग टर्म देते हैं क्लोन्स। क्लोन्स यानी कि बिल्कुल सिमिलियर, यानी कि सिर्फ देखने में नहीं, जेनेटिक लेवल पे भी, यानी कि जो होता है अगर आपके इसके लेवल पे भी डीएनए के लेवल पे भी ये लोग सेम हैं। ठीक है, तो ये फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, इसको देखा कहाँ पे जाता है? इसको आप अमीबा में, हाइड्रा में, फ्लैट वॉर्म्स में और मैनी प्लांट लाइक रोज, पोटैटो और ओनियन में देख सकते हो। यानी कि इन वर्टिब्रेट्स में मेनली देखा जाता है। हाँ, वर्टिब्रेट्स में बहुत ही रेयर केस में ये देखा जाता है, यानी कि लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे ये रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है।
है, ये रिप्रोडक्शन का मोड आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, रोज हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो भी हो गया। अब इसके वेरियस टाइप्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं यार। सबसे पहला है इसका फिजन। फिजन जो मैंने अभी ऊपर समझाया वही फिजन है, यानी कि एक सेल का दो सेल में टूट जाना, एक सेल का दो सेल में टूट जाना, ये हमारा फिजन है। ठीक है भाई। बडिंग, बडिंग यानी कि जो होता है, अभी नीचे समझते हैं इसको डिटेल में, फिलहाल यहाँ पे नाम समझ लो। बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इतने सारे आपको इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। चिंता मत करो रामलाल, चिंता मत करो माई लाल बाल गोपाल, अभी तुमको याद हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। फिजन, फिजन क्या है? फिजन है यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को लो, उसको छुरी रखो, उसकी गर्दन पे छुरी रखो, उसको उड़ा डालो। उसको उड़ाओगे तो ये जो होता है दो ऑर्गेनिज्म में बट जाएगा। ठीक है। ये जो दो ऑर्गेनिज्म बने, ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं साइंटिफिक भाषा में? लाल बाल गोपाल, फिजन। ठीक है। तो फिजन यानी कि स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग टू फॉर्म टू मोर न्यू इंडिविजुअल। इसको हम लोग दो टाइप्स में भी यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। चलो बाइनरी फिजन तो हमारा ये हो गया, देखो भाई, एक लिया मैंने इसको और इसको मैंने दो में डिवाइड कर दिया, इसकी ये दो डॉटर प्रोजेनी बन गई, तो ये हमारा बाइनरी फिजन है। ठीक है भाई। तो बाइनरी फिजन का भी कुछ एक तरीके से कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, समझो, ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, इसको हम लोग टर्म देते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया। ठीक है। अब फिर होती है हमारी साइटोकाइनेसिस, इसको हम लोग टर्म देते हैं साइटोकाइनेसिस। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना रामलाल, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये साइटोकाइनेसिस है और ये कैरियोकाइनेसिस है। वो कैरियोके वाला कैरियो नहीं है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, और यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई। साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा बाइनरी फिजन। ठीक है। दो नए इंडिविजुअल बनते हैं, न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होता है, इसमें ये बात ध्यान रखना। ओके। साइटोप्लाज्म हाँ बार बार डिवाइड हो सकता है। अब सर एक बात, अगर जो होता है तुम क्यूरियस बच्चे हो, अगर तुम सही में पढ़ाई से मजा लेने वाले बच्चे हो, पढ़ाई के मजा के बच्चे हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट जरूर आएगा। क्या डाउट आएगा सर? डाउट क्या आएगा सर? अरे यार ये चीज ही अगर मैं देखूं तो यही चीज ये दोनों में कन्वर्ट हो गई। हाँ सर बिल्कुल। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर रामलाल। सुनो जरा ध्यान से, ये नोट कर लेना, अगर नहीं करा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सुनो सुनो सुनो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट्स। देखो भाई, मैंने कहा ये पेरेंट है। हाँ सर ये पेरेंट है, ये जो क्या है ये पेरेंट है। ठीक है। और मैंने कहा यार ये जो होता है ये दोनों इसके डॉटर हैं, यानी इसके जो होता है F1 जनरेशन है, इनकी जो होता है दूसरी जनरेशन है, इनकी पहली जनरेशन है, इसके बाद में F1 जनरेशन है। तो क्या तुमने अगर नोटिस करा, क्या सर हमने क्या नोटिस करा? हमने ये नोटिस करा, अरे सर यही चीज़ तो इनमें दोनों में डिवाइड हो गई। अल्टीमेटली पेरेंटल चीज़ तो कुछ बची नहीं, कुछ इसका जो होता है मरा हुआ पार्ट बचा ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ पार्ट इसका बचा ही नहीं। तो सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे अमीबा हो गए, हमारा पैरामीशियम हो गया, एलुगिनिया हो गया, एलुजीनिया इसको जो भी कह लो यार, बैक्टीरिया हो गया, या सर ये कहीं ना कहीं इमॉर्टैलिटी की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल रामलाल, ये जो है ये एक तरीके से इसको आप फॉर्म ऑफ इमॉर्टैलिटी कह सकते हो। ये लोग इमॉर्टल हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से नहीं। ठीक है। इमॉर्टैलिटी की फॉर्म है ये, इमॉर्टैलिटी की फॉर्म है ये। क्या फॉर्म है? अगर ये इमॉर्टल होता तो यही रहता, ये इसको डिवाइड नहीं करना पड़ता, लेकिन ये हाफ इमॉर्टैलिटी है, ये हाफ है, ये फुल नहीं है। ठीक है। तो ये फुल इमॉर्टैलिटी नहीं, हाफ इमॉर्टैलिटी है, यानी कि ये इसको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डिवाइड नहीं करेगा मारा जाएगा। तो ये हाफ इमॉर्टैलिटी है। ओके चलो भाई, तो ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं यार मल्टीपल फिजन क्या होता है सर जी, और इसको थोड़ा सा स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको थोड़ा सा स्वच्छ करना हमारा जो होता है फर्ज है, नहीं तो तुम लोग जो होता है बाद में कहीं इसमें कन्फ्यूजिया ना जाओ। ठीक है। तो मल्टीपल फिजन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर रामलाल्स। यस सर, लेट्स मूव। सो व्हाट इज मल्टीपल फिजन? व्हाट इज मल्टीपल फिजन सर? मल्टीपल फिजन यानी कि देखो भाई, ये हमारे पास में एक ये सेल था। ठीक है सर, हमारे पास में एक ये सेल था। अब ये सेल को हमने जो होता है डिवाइड करना है।
अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने ऊपर बताया था कहाँ बताया था, ये बताया था मैंने कि यहाँ पे न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होता है, ठीक है, ओनली वन टाइम न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अब जो मल्टीपल फिजन है वो कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि हमारा मल्टीपल सेल बनेंगी, ना 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 ना, मल्टीपल फिजन कहीं ना कहीं आपको न्यूक्लियस की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो ये सेल है, इसको डिवाइड होना है। अब ये क्या करेगी, ये पहले अपना थोड़ा सा साइज बढ़ाएगी, फिर इसका जो न्यूक्लियस है, इसका ये जो पार्ट है, ये न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है, इसको मैं पूरा रेड कर दे रहा हूँ। ये जो इसका न्यूक्लियस है ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा, ये छोटे छोटे एरियो में बार बार डिवाइड होगा, बार बार डिवाइड होगा। इसका साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है माय डियर रामलाल्स। तो भाई इसमें एक इंडिविजुअल नहीं बनेगा, कई नए इंडिविजुअल बनेंगे। न्यूक्लियस इसका डिवाइड कर रहा है रिपीटेडली, यानी कि बार बार इसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड कर रहा है। ये कब होता है मल्टीपल फिजन तब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं किसी भी सेल के सामने। तो वो इतनी ज्यादा न्यूक्लियस इसलिए बना लेता है कि मान लो अगर इसमें से आधे मारे भी गए तब भी आधे बच जाएंगे। तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो ये मल्टीपल फिजन को परफॉर्म करता है। अब सर एक बात बताओ, मल्टीपल फिजन में ये क्या चीज़ है, ये चीज़ हमने जो होता है उसमें तो नहीं देखी, बाइनरी फिजन में। ये मल्टीपल फिजन में ये कौन सी बला आ गई, तो ये बला कहलाती है सिस्ट। ये बला क्या कहलाती है सर, ये बला कहलाती है सिस्ट। सिस्ट क्या होती है, सिस्ट होती है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो किसी भी सेल के ऊपर आ जाती है ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशंस। इसको याद रख लेना, सिस्ट का क्या फंक्शन है, इसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ यार, मजा आ जाना चाहिए। अगर मजा आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। हमारे लिए सारा कंटेंट अवेलेबल है यार, तुम काहे चिंता करते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं यार बडिंग की। बडिंग क्या होती है, व्हाट इज बडिंग। देखो ये है बडिंग। सो बडिंग होती है, यानी कि एक मैं कह रहा हूं मेरे पास में एक ये सेल है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, लेकिन इसको खुद को भी रिटेन रखना है, इसको खुद को भी एक जैसा ये बनाए रखना है। इसको अपने आप को जो होता है काटना पीटना नहीं है। तो सर अब ये क्या करेगा, अगर इसको अपने आप को काटना पीटना नहीं है तो अब ये करेगा क्या, ये जो होता है एक सिंपल सा काम करेगा। व्हाट इज दैट सिंपल वर्क सर, वो सिंपल वर्क क्या है जो ये सेल करेगा। वो सिंपल वर्क ये करेगा, ये अपने आसपास में एक सेल को उगाना चालू कर देगा, एक सेल को अपने पास में डेवलप करना चालू कर देगा। और अपना अगर मैं कह रहा हूँ, मैं इसको जो होता है 500 रोटी दे रहा हूँ, ठीक है भाई। इस जो होता है ये मार जो होता है भीषण वाला राक्षस है, ये 500 रोटी खाता है, ठीक है। ये क्या खाता है सर, ये 500 रोटी खाता है। तो 500 रोटी में से एक आएगा, ले मुन्ना तो भी ले भैया, ये 5 रोटी इसको दे देगा। तो यानी कि अपना न्यूट्रिशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो ये धीरे धीरे इससे इसकी भी ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ग्रो होता रहेगा और ये भी ग्रो होता रहेगा। तो ये फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है बडिंग। जैसे कि हमारे हाइड्रा भैया करते हैं, पहले छोटा सा मुन्ना सा बर्ड निकाला, ठीक है, फिर उसी बर्ड को जो होता है धीरे धीरे ये ग्रो करते रहते हैं, वो पूरा का पूरा हाइड्रा बन जाता है। ये हमारी हाइड्रा में भी दिखती है। और हाँ, इसका एक और एग्जाम्पल है जो कि हमारा ईस्ट है, ठीक है भाई। ईस्ट में भी ये बडिंग दिखती है, देखो ये बर्ड है, ठीक है, ओके। सो ईस्ट में भी ये बडिंग आपको दिखती है, ओके। चलो फ्रैगमेंटेशन, सर जी इसको क्या पढ़ाने की जरूरत है, फ्रैगमेंट्स। अगर मान लो जो होता है एक ये प्लांट की स्टेम है, तो ये प्लांट की स्टेम क्या हो रहा है, इसमें अलग अलग सेल हैं, ये अलग अलग सेल मैंने कहा यहाँ से टूट गए किसी भी वजह से, यहाँ से ये टूट गए, तो ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स बन गए। ये अलग अलग फ्रैगमेंट में इतना टोटीपोटेंट होते हैं ये फ्रैगमेंट। एक वर्ड मैं बता रहा हूँ तुमको, टोटीपोटेंट, ठीक है। टोटी वो नल वाली टोटी नहीं, टोटीपोटेंट, ठीक है, टोटीपोटेंट, ओके। सो टोटीपोटेंट होते हैं ये। तो टोटीपोटेंट का ये मतलब होता है कि ये कैपेबल हैं होल ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करने में, कैन बिल्ड दी होल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये इसने पूरा का पूरा प्लांट बना दिया, इसने पूरा का पूरा जो होता है प्लांट को फॉर्म कर दिया। तो ये जो सेल होते हैं ये टोटीपोटेंट होते हैं। ये 12th की बात है, तुम्हें अभी भी समझ में आ गई होगी। तो ये जो सेल हैं ये कैपेबल होते हैं कि ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकें। तो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम
लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये जब ग्रो कर जाते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। होता कहाँ पे है सर जी? होता ये स्पाइरोगायरा में है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट प्रोसेस दैट इज वेरी फेमस, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है सर जी? व्हाट इज रीजनरेशन? देखो भैया, यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम जो होता है बहुत प्रैक्टिकल बात चल रही है। रीजनरेशन क्या है सर जी? फिलहाल तुम्हारा फेवरेट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए इंतजार करो। अभी थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन हाँ तुम्हें पता है तुम्हें किसका इंतजार है। कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल रामलाल, कंट्रोल। चलो, सो रीजनरेशन, यहाँ पे हम लोग बड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि हमने किसी भी एक ऑर्गेनिज्म लिया। ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया यानी कि ये फाइटोहेल्मिन्थीज का जो होता है ऑर्गेनिज्म है, ये फ्लड वर्म की कैटेगरी में आता है। तो इसको हमने क्या करा, जो होता है छुरी से 3 पार्ट में काट दिया। अब जो ये काट दिया तो इसमें पावर होती है कि ये पूरा का पूरा प्लेनेरिया दोबारा से बन जाएगा, ठीक है, ये मरता नहीं है। तो हमने इसको काट दिया तो ये अपने आप के बचे हुए पार्ट को ग्रो कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास में हेड था, इसके पास में हेड था लेकिन बॉडी नहीं थी, तो ये बॉडी को ग्रो करेगा। इसके पास में हेड भी नहीं है और टेल भी नहीं है, तो ये दोनों को ग्रो करेगा। इसके पास में खाली हेड नहीं है तो ये हेड वाले पार्ट को ग्रो करेगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है हमारा रीजनरेशन का प्रोसेस है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद में है हमारी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोर्स का यहाँ पे जर्मिनेशन होता है। ओके, जैसे कि ये देखो, ये हमारे स्पोर्स हैं, ये इस प्लांट के स्पोर्स हैं, तो ये जाएंगे कहीं और पे और कहीं और पे एक और प्लांट को ये जो होता है जन्म दे देंगे, ठीक है। इसका ये प्लांट बन जाएगा। ये हमारे कोनिडिया भी हो सकते हैं और ये जो स्पोर्स हमारे जू स्पोर्स भी हो सकते हैं। अब सर जी, ये कोनिडिया और जू स्पोर्स में क्या फ़र्क है? देखो भैया, ये है हमारे जू स्पोर्स और ये है हमारे कोनिडिया। कोनिडिया ये लो, ये लो, माउस का कर्सर देखो ध्यान से, ये हमारे कोनिडिया हैं। सर जी, कोनिडिया और जू स्पोर में फ़र्क पता चल रहा है? नहीं सर, नहीं पता चल रहा है। अबे रामलाल सुनो, जू स्पोर्स के पास में ये तुम्हें फ्लैजिला दिख रहे हैं, ये फ्लैजिलास, हाँ सर ये फ्लैजिलास दिख रहे हैं हमको। तो ये मोटाइल हैं, ये मूव कर सकते हैं, ये जो होता है चंचल हैं, और ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो होता है इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये फ्लैजिलम को इस्तेमाल कर सकते हैं लोकोमोशन के लिए, और आसानी से जो होता है ये इधर से उधर मूव कर सकते हैं। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एल्गी इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। ओके, अब हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं यार कि इसमें हम लोग एक प्लांट से दूसरा प्लांट उसी के किसी पार्ट से कैसे बना सकते हैं। जैसे कि जो होता है हम उसकी स्टेम को उठा के दूसरे एरिया में गाड़ दें और वो दूसरा नया प्लांट जो होता है बन जाए। तो इसमें हम मेनली 3 तरीके से पढ़ेंगे। ये तो हमारा नेचुरल हो गया, ये तो हमारा नेचुरल हो गया कि वेजिटेटिव स्टेम से हो सकता है। अब हम इसमें 3 तरीके के आर्टिफिशियल भी पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल में हमारा सबसे पहला तरीका क्या है? कटिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। कटिंग क्या है? तुमने अपने घर पे अपने पापा को गुलाब काटते हुए देखा होगा। गुलाब का देखो पेड़ होता है, गुलाब का पेड़ होता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, बारिश जब आती है उसको यहाँ से काट के, और जो होता है मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, इसमें ये वाला हिस्सा उठा के और जो होता है लगा देते हैं। तो क्या होता है, ये भी फरबे हो जाता है, दूसरा गुलाब बन जाता है, ठीक है। तो ये कहलाती है कटिंग, यानी कि जो होता है कट करा और इसको दूसरी जगह पे लगा दिया तो ये कटिंग बन जाएगी। अब दूसरा आता है हमारा लेयरिंग। चलो, तो लेयरिंग और कटिंग को ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं बहुत ही तरीके से। तो सबसे पहला ये कटिंग का है, और ये फिगर है ये आपकी ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग बड़ा ध्यान से समझाऊंगा मैं। कटिंग तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी। इसका एग्जाम्पल तुम याद रख लेना, रोज, रोज, ठीक है, रोज। अरे गुलाब, गुलाब जो तुम अपनी वाली और अपने वाले के लिए ले जाते हो। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग जो ये कर रखी है हम लोगों ने, ये कर रखी है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में होती है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है कि हम उसका किसी भी पार्ट को ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। ज़मीन के अंदर गाड़ने से वो प्लांट के पार्ट से दूसरा प्लांट आ जाता है, फिर हम इसको उठा के काट देते हैं। तो ये कहलाती है हमारी लेयरिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग में एक एग्जाम्पल होता है मैंगो का। मैंगो, अब मैंगो का सीज़न आ रहा है तो मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंगो का एग्जाम्पल सुनो। मेरे पास में एक मैंगो की वैरायटी है, वैरायटी नंबर 1, और एक मैंगो की वैरायटी है, वैरायटी नंबर 2। अब इस वैरायटी में फ़र्क क्या है? इस वैरायटी में फ़र्क क्या है सर जी? इस वैरायटी में ये फ़र्क है यार कि जो होता है, आप सुनो ज़रा ध्यान से, मैं इसको जो होता है थोड़ा सा पकड़ता हूँ। सुनो, मैं इसको उठाता हूँ, मैं उसको उठाता हूँ, ये वाली को, ये मान लो ये वैरायटी नंबर 1 है, और मैं इसको उठा लेता हूँ,
इसको उठा लेता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए मेरे को। तो ये जो दूसरी वैरायटी वाला मैंगो है, ये दूसरी वैरायटी का है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क समझो रहा ध्यान से। ये जो पहली वैरायटी वाला है, इसका जो स्वाद है वो ये मीठा बहुत है, ये मीठा है यार, ये मीठा बहुत है। और ये जो दूसरी वैरायटी वाला मैंगो है, इसमें मतलब इसका जो थैलेमस है, यानी इसमें गूदा बहुत है, इसमें गूदा बहुत है, गूदा इसमें बहुत है, यानी कि इसमें जो होता है माल मसाला बहुत है। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा यार मुझे मीठा भी चाहिए आम, और मुझे जो होता है उसमें गूदा भी ज़्यादा चाहिए, यानी उसका पार्ट भी ज़्यादा चाहिए, उसका जो होता है माल मसाला भी मुझको ज़्यादा चाहिए। मैं हूँ बड़ा कंजूस आदमी। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यार मैं इन दोनों को जब मैं अगर मिला दूँ, इनका मैं मिलन करवा दूँ, वो वाला मिलन नहीं जो तुम सोच रहे हो रामलाल, ये वाला मिलन, कि मैं इनकी जो स्टेम है उसको एक इस तरीके से काटूँ और जो होता है एक दूसरे के ऊपर अटैच कर दूँ। तो जब इनको मैं अटैच करूँगा तो एक जो नया प्लांट बनेगा, ये हाइब्रिड प्लांट होगा। तो इसमें जो मैंगो आएंगे, इसमें जो मैंगो आएंगे वो जो होता है वो मीठे भी होंगे, वो मीठे भी होंगे, और उनमें जो होता है प्लस में गूदा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसमें जो होता है गूदा भी ज़्यादा होगा। तो ये हमारा होता है ग्राफ्टिंग, ये हमारी ग्राफ्टिंग होती है। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बाय रूट्स आप कर सकते हो। देखो भाई, रूट्स में जैसे कि गुआवा हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, डहेलिया हो गया, ठीक है। इसमें देखो भाई, जैसे कि आपका शकरकंदी जो होता है बेलों द्वारा करी जाती है। रनर्स हो गए, घास जो होता है रनर के द्वारा ग्रो होती है। रनर क्या होते हैं कि वो अपने एक ही प्लांट है उसका मेन, उसकी सारी की सारी जड़ें फैलती चली जाती हैं और पूरे इलाके को कवर कर लेती हैं। ओके, पटाटो अंडरग्राउंड स्टेम्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये यहाँ पे जो होता है ग्रो कर जाते हैं। ओके, जिंजर हो गया, बायलीव्स में आपको याद रखना है ब्रायोफाइलम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन आपके फेवरेट पार्ट से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हमने डिस्कस कर लिया है, जो है हमारा, देखो सबसे पहला स्टेम कटिंग हो गया जो हमने डिस्कस कर ली, दूसरा लेयरिंग हो गया। ये लेयरिंग डिटेल में है, ये लेयरिंग डिटेल में है, यहाँ पे मैं भूल गया था, मैंने डिटेल में भी इसको समझा रखा है। ये देखो ये लेयरिंग है, इसको हमने यहाँ पे लेयर करा तो ये दूसरा प्लांट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग को हमने यहाँ पे समझा रखा है, वही सेम चीज़ है जो मैंने ऊपर समझाई आपको। ये हाँ, इसके नाम है सिकॉन और स्टॉक। ये तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है यार, इसको क्यों याद करोगे। हाँ सर जी, हमारा फेवरेट पार्ट आ गया सर, फेवरेट पार्ट आ गया, रामलाल खुश। ठीक है, चलो भाई, सो डिस्कस कर लेते हैं यार योर फेवरेट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसका तुम इंतज़ार पिछले 50 साल से कर रहे थे, वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, चलो भाई, सो व्हाट इज़ दैट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ज़्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़ूंगा, बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, यानी कि जिसमें जो होता है फेवरेट चीज़ आपकी इन्वॉल्व है, दैट इज सेक्स। ठीक है भाई, सो सेक्स इज इन्वॉल्व। ठीक है, अब व्हाट इज इन्वॉल्व इन सेक्स, दैट इज कि भाई जो होता है फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसकी वजह से ही नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो पाता है। यहाँ पे अकेला भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ठीक है भाई। और जो होता है जब तक 2 लोग नहीं मिलेंगे तब तक इसका काम नहीं होगा। यहाँ पे अकेला इंसान कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। ओके, इसमें जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आप क्या अपने माँ बाप की तरह दिखते हो? नहीं सर, नहीं दिखते। तो जाहिर सी बात है, आइडेंटिकल नहीं होते। यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है वो होती है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी यहाँ पे वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशन कैसे आती हैं? तुम्हारा क्लास 12 का चैप्टर है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, उसको थोड़ा सा समझाते हैं सर जी। अब आपका एक तो होता है आपका फादर का डीएनए, एक होता है आपका मदर का डीएनए। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे वेरिएशन उत्पन्न कैसे होती हैं। आपका फादर का डीएनए मैं बना रहा हूँ, हाँ सही है, हाँ सही है। सो मैंने कहा ये आपके फादर का डीएनए है। ठीक है, इसकी ये जो होता है अलग से मैं नाइट्रोजीनियस बेसिस को आगे कर रहा हूँ, अभी नहीं तुम्हारी समझ में आएगा, बस इतना समझ लो ये तुम्हारे फादर का डीएनए है। अब आपकी माताश्री का डीएनए है, ठीक है, ये आपकी माताश्री का डीएनए है। सो ये आपकी मदर का डीएनए है। ओके, ये दिस इज़ योर मदर्स डीएनए, यस इट इज़ योर मदर्स डीएनए। अब होगा क्या, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। अब ये जो फ्यूजन है ये सर जी कैसे होता है, सुनो ज़रा ध्यान से। हाँ चलो भाई, ये हो गया,
ओके, सो अब ये फ्यूजन कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब इनका अगर मैं फ्यूजन कराऊं तो क्या होगा, ये दो डीएनए इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो डीएनए आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा सर जी? ऐसा मिलेगा। ये लो सर, ये आपका फादर का डीएनए है और ये आपकी माताश्री का डीएनए। तो सर जी यहाँ पे हो गया फ्यूजन। ये आपका डीएनए है, दिस इज योर्स डीएनए, दिस इज चाइल्ड्स डीएनए। ठीक है भाई, ये आपकी चाइल्ड का डीएनए है। तो हुआ क्या, यहाँ पे दो डीएनए आपस में कंबाइन हुए और एक नया डीएनए बना। इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। इसी की वजह से वेरिएशंस आती हैं। अब भैया तुम अपने स्कूल में दो कान पे दो बाल खड़े टीचर से भी इस बात पे बहस कर सकते हो कि वेरिएशंस आती कैसे हैं। असल में व्हाट इज दैट रियल लेवल ऑफ वेरिएशन, ये समझ गए होगे तुम कि तुम्हारे अंदर जो डीएनए है वो आधा आपकी माताश्री का डीएनए है और आधा आपके फादर का डीएनए है। सो ये आपका कहलाता है रिकॉम्बिनेशन, यानी कि दो डीएनए दोबारा से कंबाइन हो रहे हैं, इसी से आपकी वेरिएशन आकर होती है। स्लोअर मोड है रिप्रोडक्शन का, ओके, कंपैरेटिवली स्लोअर है आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। ठीक है भाई, एडवांटेजेस भी हैं। हाँ जी, इसकी कुछ क्या एडवांटेजेस हैं? वेरिएशंस आती हैं स्पीशीज़ में, जिससे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनकी खुद की यूनिकनेस होती है, स्पीशीज़ की खुद की आइडेंटिटी होती है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में जब जो होता है वेरिएशंस आती हैं, सर्वाइवल बढ़ता है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी आसानी से जो स्पीशीज़ है वो सर्वाइव कर सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट गैमीट्स। गैमीट्स वाला पार्ट समझते हैं यार। गैमीट्स क्या होते हैं? व्हाट इज दैट गैमीट्स? गैमीट्स अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, क्या स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं सर? हमारी बॉडी में 12 बिलियन टू 1 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अगर आप एडल्ट के देखो तो 1 ट्रिलियन के अप्रॉक्स जाते हैं। ठीक है, वो सारे सेल हैं। पर गैमीट्स अगर आप कह रहे हो सर स्पेशल सेल हैं, क्या मतलब इसमें क्या स्पेशलिटी है, कैसे ये स्पेशल्स हो गए? आपके नॉर्मल सेल में आपका डीएनए होता है, ठीक है, हाँ सर होता है, लेकिन वो डीएनए थर्मोस्टेबल नहीं होता है। अगर वो किसी और में जाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, वो अपनी बॉडी में सरवाइव कर रहा है। तो जो गैमीट्स होते हैं वो इस तरीके के स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया जा सकता है। नेचर ने जो ब्यूटी बनाई है उसको तो पढ़ो। गैमीट्स आर दी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनकी वजह से आप अपना जेनेटिक मटेरियल किसी और में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, इनको यहाँ पे सिंपली लिख दिया गया है सेक्स सेल्स, लेकिन जो होता है असल में ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनकी वजह से आप अपना जेनेटिक मटेरियल किसी और में ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, समझे? हाँ सर समझ गए। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये जो गैमीट्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, इनमें आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन अदर में जो बाकी के ऑर्गेनिज्म है, अदर ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये अलग होते हैं। इसे हम एनाइसोगैमी कहते हैं। ठीक है, टर्म तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसका एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं। इसमें ह्यूमन बींग्स में मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट में फूड की स्टोरेज होती है, और जब इनका फ्यूजन होता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आता है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो अब जो होता है जब तुम्हारी ये हालत होती है तो जो होता है योर मेल गैमीट, ये मेल गैमीट है, ये जो होता है आपका फीमेल गैमीट के साथ में जाके फ्यूज होता है। और जो फीमेल गैमीट है उसके बारे में यहाँ पे मैंने एक फैक्ट लिख दिया था ऐसे ही कि फीमेल गैमीट लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बींग्स का। ओके, जब ये जाके फ्यूज होता है सो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर होता है और उसमें हमारा नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब सबसे पहले इसको प्लांट्स में पढ़ लेते हैं, फिर इसको ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ेंगे। प्लांट्स में क्या होता है, किस तरीके से? प्लांट में फ्लावर को सबसे पहले जो होता है, फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे तुम्हारी वो वाली साइट है, ठीक है, ऐसे ही फ्लावर जो होता है साइट है प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, 2 बार सोचना, समझ में आएगा।
फ्लावर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं सबसे पहला यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, जिसमें यानी कि इसमें से कोई भी मेल फ्लावर हो सकता है या तो फीमेल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। एग्जाम्पल आपका पपाया और वाटरमेलन है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में चाइना रोज आता है, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। आप सर जी ये समझा दो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं। देखो भैया ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का, जिसमें ये जो होता है उसकी स्टाल्क है, ये उसका थैलेमस है। थैलेमस यानी कि वो जो होता है एक प्लेटफॉर्म जिस पे फ्लावर जो होता है खड़ा हुआ है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म को हम लोग कहते हैं थैलेमस के साइड में लगी होती हैं आपकी सेपल्स, ठीक है। अब जो मेन पार्ट है आपका स्टैमेन एंड आपकी कार्पल को आप पिस्टल भी कहते हो। तो स्टैमेन जो होता है वो आपका मेल पार्ट है और कार्पल और पिस्टल आपकी फीमेल पार्ट है। अब इस फ्लावर में देखो दोनों प्रेजेंट है, ये आपके स्टैमेन प्रेजेंट है, ये आपकी कार्पल प्रेजेंट है। तो मैं इस फ्लावर को क्या कहूँगा सर जी, दो सेक्स इसमें प्रेजेंट है, तो यानी कि ये जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। और अगर इसमें से कोई एक होता तो जो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये है, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया है। स्टॉक के यहाँ पे जो होता है रोल दे रखे हैं, ये सारे रोल आपको खुद पढ़ना है। और इन नोट्स की लिंक की ये नोट्स भैया कहाँ से मिलेंगे, अगर आप नए आए हो तो आपको जो होता है ये सारे नोट्स की प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में दिख रही होगी, वहाँ से आप जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो और इनको पढ़ सकते हो। ओके रामलाल, हाँ सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ये मैंने समझा दिया कि भैया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है स्टैमेन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका कार्पल होता है। स्टैमेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि जो होता है एंथर होता है, कनेक्टिव होते हैं, फिलामेंट होता है। फिलहाल कनेक्टिव यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कनेक्टिव 12th में तुमको पढ़ना है, कनेक्टिव मत पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। कनेक्टिव को मैं गायब करे दे रहा हूँ, कनेक्टिव को आपको नहीं पढ़ना है, आपको मेनली समझना है एंथर क्या होता है। एंथर वो हिस्सा होता है जहाँ पे आपकी जो होता है पॉलिन ग्रेन स्टोर होते हैं। इनका मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉलिन ग्रेन होते हैं, तो ये पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पे जो होता है स्टोर होते हैं। एंथर में पॉलिन सेक्स होते हैं, यहाँ पे पॉलिन जो होता है पॉलिन की पॉकेटें होती हैं, इनको हम पॉलिन सेक्स कहते हैं, जिनमें पॉलिन ग्रेन्स स्टोर होते हैं। ये 4 होती हैं, ठीक है, इनमें पॉलिन ग्रेन भरे हुए होते हैं। ये आपका फिलामेंट है, ये आपका फिलामेंट है। ओके, ये आपका फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट यानी कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। अब फीमेल स्ट्रक्चर आपका कार्पेल होता है। कार्पेल में ओवरी होती है, आपकी स्टाइल होती है और स्टिग्मा होती है, ठीक है भाई, स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा को समझते हैं, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन आके चिपकते हैं, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन आके चिपकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, यानी कि स्टिकी पार्ट होता है, स्टिकी पार्ट होता है। यहाँ से फिर पॉलिन ग्रेन अपनी ट्यूब बनाते हैं। ट्यूब जो होता है आपकी स्टाइल में से पास होती है, स्टाइल आपका लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट होता है। फिर वो ट्यूब जो होता है यहाँ से जाके आपकी ओवरी में जाके मिक्स हो जाती है। ये आपकी सिनर्जिड्स है, ये आपकी सेंट्रल सेल है। ये चीज़ आपको अभी नहीं पढ़नी है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो फिर आपको जब आप क्लास 12 में अगर आप आगे बायो परस्यू करते हो तो अगली साल से क्लास 12 का सिलेबस पढ़ाई मज़ा पे जो होता है चालू हो रहा है। सो ज़रूर देखना, अगर आपके कोई बड़े भैया हैं तो उनको भी दिखाना, ठीक है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, ये आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें ये जो पार्ट होता है इनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं, ये आपके सिनर्जिड्स हो गए। और ये सेंट्रल सेल होते हैं, इनमें भी आपका एक सेल यहाँ पे लोकेटेड होता है। तो आपका जो पॉलिन ग्रेन होता है उसकी ट्यूब यहाँ से एंटर करती है, और पॉलिन ग्रेन में जो होता है दो आपके मेल गैमीट्स होते हैं, जो कि फ्यूज़ करते हैं आपके एग सेल के साथ में, जो कि मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, जो आपके फ्यूज करते हैं एक्स सेल के साथ में, और जिसमें से एक आपका सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज करता है। इसीलिए हम इसको ट्रिप्लॉइड कंडीशन भी कहते हैं। ज़्यादा तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो होता है पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेशन होता है। समझते हैं इसको क्या होता है। पॉलिनेशन यानी कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना। देखो भाई यहाँ पे मधुमक्खी दिखा रखी, बहुत बढ़िया डिपिक्शन है यार, नोट्स मस्त हैं, जाके तुम इसको जरूर देखना, बहुत मस्त नोट्स हैं यार, मजा आ जाएगा तुमको। पॉलिनेशन क्या होती है? एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन का ट्रांसफर होना, वो कोई भी कर सकता है। देखो भाई, विंड कर सकता है, वाटर कर सकते हैं, इंसेक्ट कर सकते हैं, बर्ड कर सकते हैं। इनको हम टर्म देते हैं पॉलिनेशन। यानी कि ये जो होता है, अगर मैं कहूँ ये मेरे पास में एक फ्लावर है, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स है, तो ये इसको उठाएगा और दूसरे फ्लावर पे जाके स्टिग्मा के ऊपर ये इसको छोड़ देगा, ठीक है। ओके, ये कंडीशन बनती है। ओके, यहाँ पे 2 टाइप के जो होता है पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन
और क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी समझा देते हैं माई रामलाल को, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी समझा देते हैं सर जी। ओके, हाँ जी, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी समझाते हैं। देखो भाई, अगर ये एक प्लांट है, एक मैं कह रहा हूँ ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट में 2 फ्लावर हैं, ठीक है, फ्लावर बड़े सस्ते से बना रहा हूँ, समझ लेना। इसमें ये 2 फ्लावर हैं, ये 2 फ्लावर हैं। अभी जो होता है राइटिंग स्लेट नहीं है मेरे पास में, तो ये सारे काम माउस से हो रहा है, तो माउस की क्लिक सुन सकते हो, ये देखो, ठीक है, तो सारा काम माउस से हो रहा है, तो उसी हिसाब से राइटिंग आएगी। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? अगर मैंने कहा इससे पॉलिन ग्रेन उठा और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ गया, यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया, यहाँ पे जो होता है सीड बन गई, तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये सर समझ में आए? सबसे पहले पॉलिन ग्रेन जाता है, फिर फ्यूज होता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फिर वो सीड फॉर्मेशन होता है, फिर वो सीड नीचे गिरती है, फिर उसका जर्मिनेशन होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ओके, चो ये है हमारा केमचो, ये है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक और प्लांट आ गया, यहाँ पे एक और प्लांट आ गया और इसमें 2 और फ्लावर हैं। अब मैं कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर जो होता है पॉलिन ग्रेन इस प्लांट से उठता है और इस प्लांट के ऊपर जाके बैठ जाता है, तो ये एक तरीके से देखो क्रॉस बन गया, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये लेगुमिनस प्लांट्स में देखा जाता है, जैसे कि पी हो गया, और इसको हम ओनियन, ब्रोकली और एक्सेट्रा में जाके देखते हैं। इसके बाद में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में ये देखो आपके स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, कि ये पॉलन ट्यूब जाती है ओवरी में से, फेल ये इस तरीके से फर्टिलाइज कर देती है। उसके बाद में ये फ्रूट बनती है जिसमें सीड्स होती हैं। सीड्स में जो होता है आपके ये कॉटिलिडन होते हैं, जो कि आपके क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है। उसके बाद में ये सीड नीचे गिर जाती है, इनका जर्मिनेशन होता है और आपका प्लांट बन जाता है। नाउ हमारा मेन पार्ट आ चुका है चैप्टर का, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हाँ भाई, तुम्हारी फेवरेट पार्ट है, ठीक है, और मुझसे ज़्यादा तुम जानते होगे। तो भाई ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब ह्यूमन बींग्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यार हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी एक ह्यूमन कब रेडी हो जाता है इसके लिए। तो जो रेडी होने वाली एज है वो कहलाती है प्यूबर्टी या एडोलसेंस एज। तो एडोलसेंस एज में क्या होता है यार, हमने पढ़ा तो बहुत है इसके बारे में, प्यूबर्टी के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, पर इसमें असल में होता क्या है यार, इसको समझते हैं। प्यूबर्टी और एडोलसेंस में हमारी जो जनरल बॉडी ग्रोथ होती है, यानी कि हमारी हाइट का इंक्रीज होना, हमारा जो होता है एक तरीके से ब्रेन का डेवलप होना, और बाकी सारी जो जनरल बॉडी ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और हमारी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज और बाकी सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होने लगते हैं, उनमें ग्रोथ जो होता है ज़्यादा होने लगती है। अब उसी को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी या एडोलसेंस। ह्यूमन मेल जो होता है वो 13 से 14 साल में इसको अटेंड करता है, और ह्यूमन फीमेल इसको 11 से 13 साल में इसको अटेंड करती है। और जब ये होती है तब हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये वो कंडीशन होती है किसी भी एक चाइल्ड के लिए, जब जो होता है उसका मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा हिल जाता है, वो एक कई सही डिसीजन नहीं ले पाता है, वो जो होता है सही तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये वो एज होती है 11 से 13 साल या 13 से 14 साल। इसमें होता क्या है, सबसे पहले मेल्स में क्या होता है, आपकी आर्मपिट्स में और आपके जेनाइटल एरिया में ग्रोथ होने लगती है, ठीक है, हेयर ग्रोथ होती है आपकी जेनाइटल एरिया में या आपके आर्मपिट्स में। फेशियल हेयर आ जाते हैं, यानी कि बेयर्ड आ जाती है, आपकी मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है, आपकी वॉइस जो होता है डीप हो जाती है, आपकी वॉइस जो होता है वो ज़्यादा क्रैकली हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक जो होता है अनवेवरिंग वॉइस हो जाती है, यानी कि जिसको हम लोग डीप वॉइस कहते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर वॉइस हो जाती है जिसमें थोड़े से क्रैक्स होते हैं। अब जो ह्यूमन फीमेल होती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उनका ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है, हेयर ग्रोथ होती है उनकी आर्मपिट्स में और जेनाइटल एरिया में भी, ठीक है। तो ये आपकी ह्यूमन फीमेल में चेंजेस आते हैं। अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं यार ध्यान से। तो ये रहा आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपकी टेस्टिस होती हैं, आपका स्क्रॉटम होता है, वास डिफरेंस होती है, यूरेटर होते हैं, सिमेनिकल वेसिकल्स होती हैं, ब्लैडर होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, पेनिस होता है, यूरेथ्रा होता है। समझते हैं इन हर किसी को एक एक करके। टेस्टिस पेयर्स में होती हैं, मेन काम होता है इनका स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी यही प्रोड्यूस करती हैं। टेस्टोस्टेरोन, यही टेस्टोस्टेरोन जो आपकी हर चीज़ की एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, वो आपका ट्री हो सकता है या आपका हाइट हो सकती है, आपका चेस्ट ग्रोथ हो सकता है, आपका फेशियल हेयर हो सकता है, आपकी वॉइस में डीपनिंग आनी चाहिए, ठीक है, और आपकी बॉडी हेयर की ग्रोथ में भी यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या है भैया? एक तरीके से पाउच है जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है और लोअर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, 2 डिग्री लोअर, 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको होने के लिए ये बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स को होने के लिए हमारा ये बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। एपिडिडाइमिस की हम लोग बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यार एपिडिडाइमिस, ये हमारी कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये यहाँ से टेस्टिस से ऑर्गेनाइज होती है और यहाँ तक चलती है, इसको हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कहाँ पे है सर जी? वास डिफरेंस ये है, एपिडिडाइमिस के बाद से ये ऑरिजिनेट होती है और पूरी ओवर दी यूरेटर आती है, ओवर दी यूरेटर आके और फिर आपकी यूरेथ्रा के थ्रू खुलती है। तो ये हमारी वास डिफरेंस होती है। वास डिफरेंस देखो, सबसे पहले टेस्टिस, देन ये हमारा एपिडिडाइमिस है, देन ये हमारी वास डिफरेंस है। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो होता है नसों का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा पेनिस आता है जो कि आपका मस्कुलर ऑर्गन है, इसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। आपकी सेक्स के दौरान इसी का इस्तेमाल होता है। ओके, और इसका मेन फंक्शन होता है कि आपकी फीमेल जेनाइटल एरिया में इस स्पर्म्स को जाके ये डिपॉजिट करे और आपका फ्यूजन को ये पॉसिबल बनाए, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को भी ये पॉसिबल बनाए। ओके, पेनिस का ये मेन काम होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारी, इसको हम लोग यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। यूरेथ्रा कहाँ से कहाँ तक है इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। यूरेथ्रा हमारी यहाँ से लेके और यहाँ तक है, ठीक है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे निकल गया यार, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये यूरेथ्रा और जो होता है हमारे वास डिफरेंस में फ़र्क क्या है? वास डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्पर्म्स को कैरी करती है, स्पर्म को कैरी करती है, लेकिन यूरेथ्रा आपकी यूरिन डिस्चार्ज में भी काम में आती है, और आपके स्पर्म को भी डिस्चार्ज करती है, ठीक है, दोनों में काम में आती है। तो ये यूरेथ्रा और वास डिफरेंस के बीच में मेन फर्क है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। समझ गए? हाँ सर समझ गए। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आपके पोस्ट्रेट ग्लैंड हैं। पोस्ट्रेट ग्लैंड जो होता है मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, जिनकी वजह से स्पर्म्स की मोबिलिटी पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। पोस्ट्रेट ग्लैंड है आपके, ये रहे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहे, ये छोटे छोटे बर्ड्स की तरीके से होते हैं, ठीक है। सेमेनिकल वेसाइकल विस्कस फ्लूइड को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स की मोबिलिटी आ पाती है फीमेल जेनाइटल एरिया में, ठीक है भाई। सेमेनिकल वेसाइकल्स, तो इसका मेन काम ये होता है कि जो आपके स्पर्म्स हैं वो आपके ही अंदर नहीं बल्कि फीमेल जेनाइटल एरिया में भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आसानी से मूव कर सकें, उसकी वजह वो पॉसिबल हो पाता है आपका सेमेनिकल वेसिकल्स की वजह से। काउपर्स ग्लैंड है, म्यूकस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से फीमेल पैसेज लुब्रिकेट हो जाता है। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं यार आपका स्पर्म्स को। मेल गैमीट्स हैं, इनका क्या मतलब, क्या कंपोजिशन होता है। जो टाइनी बॉडीज़ है आपकी नेकेड आई से विजिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। मेनली इनमें आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये देखो, ये हेड है, इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर आपका ये मिड पीस है, इसमें आपके जो होता है एनर्जी के लिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और आपके जो होता है सेंट्रियोल्स होते हैं सेल डिवीजन के लिए। फिर आपकी ये टेल है, जिसकी वजह से स्पर्म्स मूव कर पाते हैं,
ओके, इन्हीं की वजह से इनकी मोबिलिटी आती है। 12 मिलियन स्पर्म्स आपके प्रोड्यूस होते हैं पर मंथ। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए सर? कि अगर जो होता है किसी भी मेल में अगर जो होता है इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, यानी कि रिलीज ऑफ स्पर्म्स नहीं हो रहा, तो ये स्पर्म क्या प्रोड्यूस होते रहते? नहीं, आफ्टर अ सर्टेन टाइम स्पर्म की प्रोडक्शन पे स्टॉप लग जाता है और स्पर्म उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जब आपका इजैकुलेशन होता है फिर उसके बाद में इनकी प्रोडक्शन कंटिन्यू हो जाती है। ओके, स्पर्म जो होता है टेस्टिस से जाते हैं एपिडिडाइमिस में, जहाँ पे ये मैच्योर होते हैं। देख लो यहाँ से, यहाँ पे ये बनते हैं, यहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ से ये यहाँ पे मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं और इजैकुलेशन और फिर आपकी स्टोरेज के लिए वास्ट डिफरेंस में यहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। और आफ्टर एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कॉर्पुलेशन, जब जो होता है सेक्सुअल कॉर्पुलेशन जब ये रिलीज होते हैं तो ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू जाकर रिलीज हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स आपका जो पेनिस है वो ब्लड से फिल हो जाता है एंड देन बिकम्स इरेक्ट। और जो स्पर्म्स हैं वो आपके मैच्योर स्पर्म्स जो हैं, जो आपके मैच्योर हो चुके हैं, वो एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस में मूव करते हैं और फिर उसके बाद में सारे के सारे आपके जो ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सेमेनिकल वेसिकल हो गया, पोस्ट्रेट ग्लैंड हो गया और आपका कॉपर्स ग्लैंड हो गया, ये सारे अपने अपने जो मटेरियल है उसको सिक्रीट करते हैं और फिर ये स्पर्म्स आपके वास्ट डिफरेंस से एजैकुलेटरी डक्ट में पास होते हुए आपके एजैकुलेशन की प्रोसेस में जाके एजैकुलेट हो जाते हैं। अब इसमें से आपका काउंट देखो, जो नेचर का सिलेक्शन होता है वो कितना भयंकर होता है। 300 मिलियन स्पर्म्स जो होता है एजैकुलेट होते हैं एट वन एजैकुलेशन, जिनमें से सिर्फ 200 से 300 सर्वाइव कर पाते हैं जो एग के पास पहुंचते हैं और इनमें से भी एक सक्सीड होता है। तो जो लोग कहते हैं सर हम तो लाइफ में फेलियर है, हमें लाइफ में फेल होना ही आता है, हम फेल होते रहते हैं, तो भैया तुम पहले ही बहुत बड़ी जंग जीत चुके हो। 300 मिलियन में से तुम एक हो भाई, तुम एक हो, ठीक है, तुम एक सबसे फिट वाले हो, तुम तो पहले ही एक बहुत बड़ी जंग जीत के आ चुके हो, समझे? तो ये सोच के देखना, ठीक है, फर्क पड़ेगा, सोचना इसको, ठीक है, इसको ज़रूर सोचना, ठीक है। 300 मिलियन में से तुम सिर्फ एक हो, तो तुम्हारा जो परसेंटेज आता है वो 0.000, जितने मन चाहे उतने ज़ीरो लगा लो, उतने बाद में 1% चांस होता है, तो उसमें तुम सक्सीड हुए। तो भाई एग्ज़ाम में तो इतना भी नहीं, इससे बहुत ज़्यादा होता है चांस सक्सीड होने का। तो ये रहा आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है भाई। और इसका जो आपका मेन काम है वो आपकी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना है और आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स में उनको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचाना है, ठीक है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम है और इसमें जो मेन रोल निभाता है वो आपका टेस्टीज हो गई जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। फिर दूसरा इसका मेन रोल जो है वो सेमेनिकल वेसिकल्स का है, प्रोस्टेट ग्लैंड का है, काउपर्स ग्लैंड का इसमें रोल है और मेन रोल जो आपका आता है जो आपके ट्रांसफॉरेशन में, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन में काम में आता है वो आपका पेनिस है। ओके, सो हमेशा आप जो होता है किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, झाड़ को काट के देखो पेड़ अपने आप लंबा लगेगा। ओके, 2 बार सोचना। चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन दी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फ्लोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, ओवरीज हो गई और जो होता है आपका वजाइना हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में ज़रा ध्यान से पढ़ लेते हैं यार। ओवरीज क्या होती हैं? जैसे कि हमारे ह्यूमन मेल में टेस्टीज हैं, ऐसे ह्यूमन फीमेल में ओवरीज हैं। टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करती हैं सर? स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, तो ओवरीज ओवा प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि फीमेल सेक्स सेल को ये प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमीट को ये प्रोड्यूस करती हैं। वर्ड नहीं आ रहा था चलो, सो ओवरीज का भी वही काम है, ये फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती हैं और जो होता है आपकी हार्मोन को भी रिलीज करती हैं, फीमेल हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन भी कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, यू हैव टू रिमेंबर दिस। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, रिमेंबर करना पड़ेगा। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, इसका काम भी तुमको रिमेंबर करना पड़ेगा। ये जो आपका फीमेल है उनकी थाइस पे फैट डिपोजिशन कर देता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में ये काम में आता है, उनकी वॉइस को हाई पिच वॉइस बना देता है, यानी बिल्कुल पतली सी आवाज होती है फीमेल्स की, वो इसी हार्मोन की इन्फ्लुएंस में बनती है। फ्लोपियन ट्यूब्स जो होता है आपकी एग के ट्रांसफॉरेशन में काम में आते हैं, जिनमें एग का ट्रांसफर होता है और फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे होता है। अगर आपके सर आपको पढ़ाएं ना, अगर आपके सर आपको पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं सर, क्या पढ़ाएं, सुनो जरा ध्यान से। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? स्पर्म और एग का मिलन कहाँ पे होता है? तो वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब के यहाँ पे। अरे यार कहाँ मैं इधर का उधर बना गया। यहाँ पे होता है बॉस। कहाँ पे होता है बॉस? यहाँ पे।
यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब और जो होता है आपके यूट्रस के जंक्शन पे, इसको हम लोग इस्थमिक जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आज आके जाके पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है तुमको। तो फेलोपियन ट्यूब्स पेयर्स में होते हैं, यूट्रस से ऑरिजिनेट होते हैं और सारी ओवरीज तक जाते हैं, रिसीव करते हैं ओवम को ओवरी से। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन वी हैव यूट्रस, पियर शेप मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर है, फीटस यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है भाई। उसके बाद में हमारा सर्विक्स आता है, नैरो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस है, वजाइना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्पर्म डिस्चार्ज होता है कॉर्पुलेशन के थ्रू। ओके, उसके बाद में बर्थ कैनाल भी, ये एज अ बर्थ कैनाल भी एक्ट करता है, यानी कि जब नॉर्मल बेबी की बर्थ होती है तो वजाइना से होती है। ओवम की बात कर लेते हैं यार, फीमेल गैमीट है, ठीक है भाई, फीमेल गैमीट है ओवम। सो इसमें हाँ, तो यहाँ पे इसकी डिटेल दे रखी है। ओवम फीमेल सेक्स सेल है, इसको हम एग सेल भी कहते हैं। एपिथेलियम ओवरी से ये प्रोड्यूस होता है, अभी तुमको इसकी डिटेल नहीं जाननी है, बाद में जाके जानोगे। इसको रिलीज होता है, इसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। मैच्योर होती है बाय प्यूबर्टी, जब ओवरी आपकी जो होता है, ओवरी यानी कि आपकी फर्स्ट स्टेज है ओवा की, ओवरी यानी कि प्री मैच्योर ओवा, मैच्योर ओवा नहीं, प्री मैच्योर ओवा को हम ओवरी कहते हैं। सो ओवा जो होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बनता है। यार ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है ये सब, ठीक है, बस इतना समझ लो। इसका ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन यानी कि रिलीज ऑफ ओवा, ओवा जब रिलीज होता है उसको ओवुलेशन कहते हैं। और हाँ, ओवा जो होता है स्टार्ट होता है फीटस का बनना जब उसकी बर्थ भी नहीं हुई होती है। फीमेल फीटस में उसका कब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ओवा का, जब उसकी बर्थ भी नहीं हुई होती है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके 2 से 3 लाख इमैच्योर एग्स होते हैं। अब जब प्यूबर्टी आती है, जब ये इमैच्योर एग्स जो होता है वो धीरे धीरे मैच्योर होकर रिलीज होने लगते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जब ये मैच्योर होते हैं तो ओवा रिलीज होता है ओवरी से, किसी भी एक ओवरी से, दोनों से एक टाइम पे नहीं हो सकता। हाँ, कंडीशन बन जाती है आपकी ट्विंस की कंडीशन में होता है ऐसा, लेकिन बहुत कम होता है, रियरली। ईच ओवरी से एक ओवा रिलीज होता है एवरी 28 डेज में, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये वाला पॉइंट आपके काम का है जो मैंने टिक लगाया है, और ये वाला पॉइंट आपके काम का नहीं है, ठीक है, मैं इसको हटाए दे रहा हूँ। ये आपके जो लेक्चर नोट्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे जब आप पहुँचोगे नोट्स वाली वीडियो पे, इसको डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ पे भी मैं इसको साथ में अटैच कर दूंगा। ओके, फर्टिलाइजेशन बात कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स में। ये फेलोपियन ट्यूब्स में होती है, जैसा कि मैंने बताया था, फेलोपियन ट्यूब में ये होती है। और इसमें जो फेलोपियन ट्यूब में अनफर्टिलाइज एग जब आता है, ये जो ओवम आता है, ये अलाइव रहता है अप्रॉक्स 24 आवर्स तक। यहाँ पे थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी में झोल है, यहाँ पे 24 आवर्स नहीं होता है, यहाँ पे आपका 48 आवर्स के लिए ये जो होता है सही रहता है, 48 आवर्स के लिए सही रहता है, ठीक है भाई। स्पर्म आपका 3 डेज के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन में रहता है, 3 डेज के लिए। ओके, चलो। सो स्पर्म जो होता है एंटर होते हैं वजाइना से और फेलोपियन ट्यूब में रीच करते हैं, और स्पर्म को मस्ट फर्टिलाइज करना होता है एग को इसी अबव टाइम में, ठीक है भाई। स्पर्म एंटर करता है, एग में फ्यूजन हो जाता है, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन टर्म देते हैं। और फिर ओवम का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक सिंगल सेल बनता है फर्टिलाइज्ड ओवा, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट आपका सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड होता है, उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है। तो जाइगोट आपकी रिपीटेटिव डिविजन्स के थ्रू गो होता है, जिसके बाद में ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। जब ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। समझो जरा ध्यान से, ठीक है। ओवम कब तक है, जब तक ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है। जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, जब ये इनका मिलन हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे जाइगोट, इसको हम लोग कहेंगे जाइगोट। जब जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो की वॉल में, यूट्रस की वॉल में, आई एम रियली सॉरी, यूट्रस की वॉल में ये इम्प्लांट हो जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे सर जी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब ये एम्ब्रियो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा तो एम्ब्रियो को हम लोग टर्म देंगे फीटस। समझे, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। यूट्रस ये अपने आप को प्रिपेयर भी करता है टू रिसीव द एम्ब्रियो एवरी मंथ। जब एम्ब्रियो जो होता है डिसेंड हो जाता है यूट्रस में 4 से 5 दिन के बाद में फ्रॉम दी फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 4 से 5 दिन के बाद में एम्ब्रियो यूट्रस में धंस जाता है, एम्ब्रियो यूट्रस में डिसेंड हो जाता है। ओके, यूट्रस में एम्ब्रियो जो होता है वो न्यूट्रिएंट को रिसीव करता है फ्रॉम दी मदर, और अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म हो जाती है, जिसको हम लोग यूटराइन वॉल से कनेक्ट कर देते हैं नेचर हमारा, और प्लेसेंटा के थ्रू हमारा बेबी कनेक्ट हो जाता है मदर से, जहाँ पे सारा न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है। ये देखो भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द नेचर।
नेचुरल फिनोमिना, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी फीमेल बॉडी के अंदर। तो भाई फीमेल है तो हम हैं, अगर फीमेल नहीं होती तो हम लोग भी नहीं होते। सो रिस्पेक्ट एवरी फीमेल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है भाई, आज के दौर पे जो होता है रिस्पेक्ट फॉर फीमेल इज़ एट अनदर लेवल। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपकी मदर को आप जैसे रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही हर फीमेल को भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। ठीक है भाई, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज आप हो, और अगर वो नहीं होती तो आज आप नहीं होते। समझो इस बात को। ओके, ऑल माई बॉयज़, ऑल माई रामलाल्स, समझो इस बात को बहुत ध्यान से। सोचना कभी खाली टाइम मिले। न्यूट्रिएंट्स एंटर होते हैं आपके इस कॉर्ड के थ्रू, जिसको हम लोग प्लेसेंटा करते हैं। ये देखो भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड, आई एम रियली सॉरी, प्लेसेंटा आपका वो टिश्यू होता है जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करता है। न्यूट्रिएंट्स इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो होता है एंटर होते हैं, और अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी पूरा का पूरा यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी यही कर रहा होता है। सेक्शुअल साइकिल्स इन फीमेल, मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन तुम मेरे स्टाइल में समझना चाहोगे? हाँ सर समझा दो, मज़ा आ जाएगा सर, क्या बात कह रहे हो। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन समझाते हैं यहाँ तुमको। जगह कहाँ मिल जाएगी? जगह, हाँ चलो, तो इसको तुम्हें इस तरीके से समझाते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपका ओवा होता है। ओके, ओवरी होती है आपकी ओवरी आपकी मैच्योर होती है ओवा में आपकी मैच्योर होती है। ठीक है, ओवा में मैच्योर होने में इसको करीबन 2 से लेके 5 दिन लगते हैं। 5 दिन लगते हैं, मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसी 5 दिन में जो होता है आपका यूट्रस जो होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। यूट्रस, फीमेल यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है इसको रिसीव करने के लिए। अब ओवा आपका रिलीज होता है एट 14th डे। 14 डे पे रिलीज हो जाता है। 14 डे के बाद में ये ओवा आपका 16 डे तक लाइव रहता है। 16 to 17 डेज तक ये लाइव रहता है आपका। ठीक है, उसके बाद में ये ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ इस फेज़ में जो होता है फर्टिलाइजेशन हो गया तो अच्छी बात है, तो ये आपका यूट्रस में जाके धंस जाएगा। अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो ये इसके बाद में ये ख़त्म हो जाता है, और फिर आपका जो यूट्रस होता है, यूट्रस का जो आपका प्रिपरेशन होता है वो यहाँ पे थिक लेयर डिपॉजिट करता है फैट की, उसको वो झाड़ना चालू कर देता है, उसको वो ख़त्म करना चालू कर देता है। इसको हम मेंस्ट्रुएशन टर्म देते हैं। ये ब्लीडिंग 2 से 6 दिन तक होती है, और इसको पूरा अकर होने में 14 दिन लगते हैं। ठीक है भाई, आफ्टर ओव्यूलेशन। तो यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना से याद रखो ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होता है, यानी ओवा कब निकलता है? 14वें दिन पे। ठीक है भाई, और अगर जो होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर ये आपका खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर आपकी ब्लीडिंग भी होती है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन टर्म देते हैं। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वुमेन में 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज तक चलती है, जिसको इसके बाद में ओवरीज ख़त्म हो जाती हैं, ओवरीज डॉर्मेंट बन जाती हैं। उसके बाद में नो ओव्यूलेशन, नो मेंस्ट्रुएशन अकर, इसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। ओके, समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि एक ऐसा स्टेट, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए सारे लोगों की फिजिकल, मेंटल और जो होता है सोशल वेलबींग अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल यानी कि आपका जेनेटल ऑर्गन्स अच्छे होने चाहिए, आपका बिहेवियरल जो होता है आपकी टोटल बॉडी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। मेंटल यानी कि आपका सोशली, आपका मेंटल स्टेट, आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटल स्टेट अच्छी होनी चाहिए। और सोशल वेलबींग यानी कि आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। तो तब आप कहलाए जाओगे कंप्लीटली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। ओके, और इसके लिए पीपल के पास में एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, जो किस टॉपिक पे होती है? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जैसे आज के टाइम में जो होता है, एक तरीके से जैसे पहले होता था कि दैट सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैज़ बिकम अ टाबू, लेकिन आज के टाइम पे लोग इस पे खुल के बात करते हैं, और आपको भी ये बात करनी चाहिए। ठीक है भाई, आज के टाइम पे ये टाबू नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी ज़्यादा जो होता है मेजर्स ले रही है। काफ़ी ज़्यादा नए नए प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, जैसे कि जो होता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, और जो होता है आपका
इंदिरा गांधी के टाइम पे एक प्रोग्राम लाया गया था जिसको आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ोगे आगे बड़े क्लासों में, जो आपका पूरा चैप्टर है तब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तब आपको मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही डिटेल में। अभी कुछ नहीं है, अब आपको सिर्फ इतना समझना है जब आपकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और ऑर्गन्स के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, जो आज के टाइम पे सारे बच्चों को मैं मानता हूँ है। ओके उसके बाद में केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, और ये सारी आपको पॉइंट्स जो होता है पढ़ने हैं, इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी तरीके से। अब हम लोग जो होता है ये हाँ नॉलेज भी होनी चाहिए उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के ऊपर। फैमिली प्लानिंग की बात कर देते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो होता है ये हमारा चलाया गया था, तो इसके ऊपर भी आपका जो होता है ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है। नोट्स की लिंक आपको आई बटन में मिल रही होगी। आप अगर जो होता है हाँ भाई आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को, या जो आपका प्यारे से छोटे सा आपका जो होता है भैया का चैनल है, तो इसको शेयर करना ज़रूर अपने दोस्तों को, इसको जो होता है अपने दोस्तों को शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो गिव इट अ थम्स अप। ओके और अगर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो भाई हाँ जी, अब जो होता है फैमिली प्लानिंग के ऊपर जाते हैं। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में सभी को जो होता है नॉलेज दी गई थी, जो आपकी जो होता है प्रोटेक्टिव मेथड्स के बारे में, जैसे कि कॉन्डम्स हो गए, जो होता है जिसमें आपकी ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव मेथड है, एक तरीके से आपका जो होता है एक दो बेबी के बीच में गैप लाने के लिए प्रोटेक्टिव मेथड है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, ये एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। हाँ मैं भूल गया था वर्ड, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई जिसमें जो होता है ओव्यूलेशन नहीं होता है, और जो होता है आपका जो प्रोटेक्टिव मेथड्स हैं वो आपके स्पर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, या जो होता है आपकी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं जाने देते। सर्जिकल मेथड परमानेंट होता है, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी ये वही कराते हैं जो उग चुके होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वैसेक्टोमी क्या है? वैसेक्टोमी वास डिफरेंस, वैसेक ठीक है, वास ठीक है, बस इसी से पढ़ लेना। वास यानी कि वास डिफरेंस को कट करके हटा दिया जाता है। ट्यूब फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है, बस इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे ये वास डिफरेंस को कट करके अलग कर देंगे, यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब को कट करके अलग रख देंगे। इसके बाद में कुछ होना नहीं है, खत्म गया, टाटा बाय बाय ओवर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मेनली कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी कि एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाती हैं सेक्सुअल कांटेक्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स की वजह से। इनमें आपकी गोनोरिया आती है। सिफिलिस को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जिसको बैक्टीरिया कॉज करता है और इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ आपकी मेन डिसीज है जिसको हम लोग HIV कहते हैं, HIV यानी कि एड्स। HIV वायरस होती है जो कि इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। ओके, जेनाइटल वार्ड्स हो सकता है। और प्रिवेंट आप कॉन्डम यूज़ करो भाई, और आफ्टर इंटरकोर्स जो होता है आप वॉश लो बढ़िया तरीके से, और न्यू पार्टनर जो आपका है उसको कंफर्म करो कि HIV उसका नेगेटिवली टेस्ट आए। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये प्रिवेंशन मेथड है। अभी तुमको नहीं, अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो यार। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म, बिल्कुल पढ़ाई मज़ा स्टाइल में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तुमको समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है भाई, कितनी स्टार की रेटिंग दोगे। सारे स्टार बना देना भाई, अपनी जितनी भी स्टार की रेटिंग दो, 1 2 3 4 5 स्टार की अगर रेटिंग देना है तो 5 स्टार बना देता। कैसा भी लगा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए भाई, बिल्कुल बढ़िया वाला। फिलहाल तुम्हारा फेवरेट चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया होऊंगा तुमको पूरा का पूरा। तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could say